चाहे तो लीजर ट्रैवल, वो बहुत बड़े फोटोग्राफर भी हैं और वो ऑन ग्राउंड ये देखना चाहते हैं कि देश की हाल क्या है, इस समय इकोनॉमी का क्या हाल है। तो हमारे साथ श्रीधर शिवरामन जुड़ रहे हैं आज बात करने के लिए। श्रीधर, ये बताइए कि अभी आप रोड ट्रिप करके आए हैं, मैं आपके कुछ फोटोग्राफ्स भी देख रहा था, तो सबसे पहले ये बताइए कि देश का हाल क्या है, लोग पॉलिसी मेकिंग को लेके, महंगाई को लेके किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है ऑन ग्राउंड? तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैं रिसेंटली मैं गया था नॉर्थ ईस्ट में, जो मेरी वहाँ पे मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाया था उधर, तो मेरा एक बहुत दिन का एक बकेट लिस्ट था कि मैं वहाँ जाके आऊँ। तो मैं असम और अरुणाचल में 10 दिन मैं रोड ट्रिप किया एंड मैंने शायद 1500 किलोमीटर ट्रैवल किए होंगे 10 दिन में। तो इतना मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो काम हुई है पिछले 5-6 साल में, वो वहाँ के लोग ही खुद बोलते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है। इतना कभी इतने 70 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना काम नहीं हुआ है। रोड्स मान लीजिए, आप टनल्स मान लीजिए, वहाँ एवलांचेस और आपके जो मड स्लाइड्स होते हैं वो बहुत होते हैं, उसके लिए जो काम हुआ है। तो एक सिग्निफिकेंट काम जो है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है कि रोड्स तो आपको दिख ही रहा है कि बहुत ही अच्छा हो गया है। दूसरा जो हमने ऑन द ग्राउंड हमने जो देखा कि जो गवर्नमेंट की एक योजना है नल से जल, तो उसके लिए हमने देखा कि गांव-गांव में एक्चुअली टैप्स लगे हैं। हमने एक्चुअली एक गांव में हम रुके भी, जहां पे हमें एक फिल्ट्रेशन यूनिट दिखा नल से जल का, और उसके बाद हम उस गांव के आसपास जाके भी आए तो हर घर में एक टैप ऑलरेडी लग गया है, जो घर के बाहर एक टैप लग गया है। तो अब उनको पीने के लिए जो पहले उनको स्ट्रगल था, अब उनके घर के आंगन में एक टैप आ गया जो फिल्टर्ड पानी उनको दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी तो हम सुनते हैं पॉलिटिशियन से या बाकी ब्यूरोक्रेट से कि हम ये सब काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा और लोगों से बात करके भी फीडबैक लगा कि अभी उनको बहुत सुविधाएं और जो बेनिफिट्स हैं उनको मिल रही हैं, और यूपीआई की यूसेज जो है गांव-गांव में बहुत अच्छी है। मतलब इतने रिमोट गांव में भी मैंने देखा कि लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, क्यूआर कोड है। तो एक्चुअली जो हम नंदन जी से सुनते हैं कि यूपीआई का जो नंबर्स हम अभी ऑलरेडी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारी यूसेज है, यूसेज इसलिए है क्योंकि गांव-गांव में ये स्प्रेड हो गई है। बिल्कुल। तो एक बात आपने कही कि जो फार ईस्ट का जो एरिया है हमारा, नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पे इंफ्रा स्पेंडिंग बहुत हो रही है, लोकल्स का ये कहना है। नल से जल जैसी बड़ी योजनाएं जिनके बारे में बातचीत बहुत होती है, आपको एक्चुअल बेनिफिशरीज ने फीडबैक दिया। आप इसके अलावा कुछ वन एरियाज में भी घूम के आए हमेशा की तरीके से, और बहुत शानदार फोटोग्राफ्स। कहाँ गए थे इस बार आप, क्या देखा? मैं काजीरंगा तो मैं गया ही था, उसके बाद अभी पिछले 3-4 दिन पहले मैं ताडोबा में था। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा जो क्लाइमेट रिलेटेड है वो काफ़ी चेंज हो गया है। जैसे मैं अरुणाचल में भी था, 14,000 फीट सेला पास गया था। अप्रैल में वहाँ स्नोफॉल नहीं होती है, तो स्नोफॉल सेला पास में हो रही थी। और अभी मैं चंद्रपुर एरिया में था महाराष्ट्र के, जो इस समय 45 डिग्री नॉर्मली उसका होता है, एंड वी हैड स्टॉर्म्स, मतलब रेन, हर दिन बारिश हो रही है, स्टॉर्म भी हो रही है। फॉर्चुनेटली जो फार्मर से मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि ये बारिश उनके लिए अच्छा ही है, क्योंकि इस समय वो सोइंग के पहले का जो वर्क करते हैं लैंड का, वो काम चल रहा है। तो ये जो रेनफॉल है ये इतना उनको नुकसानदेह नहीं है, खाली जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के लिए है उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है, बट जनरली ये अच्छा ही है। बट थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि बारिश जो है अनसीजनल बहुत हो रही है। तो आई वुड से कि ये कुछ इफेक्ट है जो किसी के हाथ में नहीं है, ये नेचर का जो भी है। तो बट ये ग्राउंड रियलिटी है कि ऐसा क्लाइमेट चेंज रियल है। ये बताइए, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो बाजार का क्लाइमेट आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी मार्च लोज में 16,830 के आसपास बाजार गया, अभी हम 18,200 पे आ गए। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, चार्ट्स के लिए, लेकिन एकदम पेसिमिस्टिक से इस समय थोड़ा अच्छा सा माहौल हो गया है। तो ये क्या ये सस्टेनेबल लगता है आपको, जो माहौल में बदलाव आया है? तो हम लोग का व्यू ये है कि मैक्रो जो है इंडिया का भी, और अगर हम यूएस का भी देखें, और ग्लोबल मैक्रो थोड़ा ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए।
तो वहाँ पे जो है अभी भी इन्फ्लेशन जो है 6-7 के आसपास है। उनका जो बेंचमार्क है 2% इन्फ्लेशन का है। आज रात को फेड की कमेंट्री मिलेगी तो उससे थोड़ा हमें अंदाज़ा लग सकता है कि आगे उनका क्या रुख होने जा रहा है। फिर भी हम लोग का इंटरनल व्यू है कि जब तक 2 के नीचे इन्फ्लेशन नहीं आता है यूएस में, तब तक वो रेट कट नहीं कर सकते। तो रेट्स जो है हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे। अब जब इंटरेस्ट रेट्स हायर रहते हैं तो जनरली वो स्टॉक मार्केट्स के लिए इतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो इंडिया का भी यही है कि 4 के नीचे जो है आरबीआई का उनका मैंडेट है सीपीआई का, जो 4 के नीचे इन्फ्लेशन आएगा तो हम रेट कट की बात कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जो रेट हाइक है वो पूरा हो गया है, अब जो कट करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हमारा इंटरनल व्यू है कि ये थोड़ा चॉपी मार्केट ही रहने वाला है। पिछले 18 महीने से हमने कोई रिटर्न्स नहीं देखे हैं, स्टॉक वाइज रिटर्न देखे हैं। तो अगर आप देखें सही स्टॉक से बेट किया हो तो बना है, तो वैल्यू हैज डन बेटर देन ग्रोथ। आप ये 18 महीने में अगर देखें वैल्यू ने अच्छा किया है। आप एफएमसीजी में भी देखें तो वैल्यू एफएमसीजी था वो अच्छा किया है, और जो हाई ग्रोथ है वो फ्लैट या डाउन चल रहे हैं। इन हर सेक्टर में आप ये देखेंगे थोड़ा वैल्यू हैज आउट परफॉर्म्ड ग्रोथ। हमें लग रहा है कि ये शायद और 6 महीने कंटिन्यू करेगा। उसके बाद एज डेटा कम्स इन हम कॉल ले सकते हैं। इलेक्शन भी आ रहे हैं अगले साल, तो हो सकता है कि इलेक्शन के कारण हमारी सर्टेन सेक्टर्स में लाइक कंजम्पशन हो, रूरल कंजम्पशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। मैं इस पे आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं एक मैटर पे आपसे व्यू लेना चाहता हूँ आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रूड में जो भयंकर गिरावट आई है, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट ब्रेंट 75 आ गया, जिसको हम बेंचमार्क करके, हालांकि हम बहुत डिस्काउंट्स पे ले रहे हैं ऑलरेडी रशिया से, लेकिन ये जो फायदा मिलेगा इंडियन मार्केट को, इंडियन इकोनॉमी को क्रूड के फॉल का, ये कितना बड़ा लगता है आपको? तो ये इससे सबसे बड़ा फायदा जो है गवर्नमेंट के फिस्कल में आएगा कि हमारे हिसाब से सब्सिडी, अगर आप फर्टिलाइजर और क्रूड का सब्सिडी लें, शायद हमें 2 से 3 लाख करोड़ का टोटल फायदा मिल सकता है अगर ये रेट सस्टेन करते हैं तो। और हमें लगता है कि ये जो है गवर्नमेंट किसी ना किसी वे से उसको ट्रांसफ़र कर ही देगी। मे बी एक्चुअल प्राइसेस जो है कम होंगे, लेकिन शायद थोड़ी इसमें जो एक्साइज ड्यूटी है वो शायद कम कर सकते हैं। बट लार्जर बेनिफिट वो किसी और स्कीम से जो है, हो सकता है कि मनरेगा से हो या किसी नल से जल से हो या कोई और स्कीम से, उसको जो है मासेस में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमें लग रहा है क्योंकि इलेक्शन भी आ रही है। बट ये एक मैसिव बेनिफिट है फॉर द कंट्री कि आप जो कमोडिटी प्राइस फॉल से जो हमें बेनिफिट मिलेगी वो आपको करंट अकाउंट डेफिसिट में भी दिखेगा, क्योंकि ये सब हम इंपोर्ट करते थे। तो हो सकता है कि हम डेफिसिट से वेरी क्लोज टू न्यूट्रल या सरप्लस में भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही मैक्रो के लिए बहुत अच्छा है, इंडियन मार्केट के लिए सपोर्ट की बात है। तो ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अ गुड बुल मार्केट गोइंग अहेड। ये बात आपने बहुत काम की। ये आई वुड से कि ये सब अच्छे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि हमारी जो फिस्कल डेफिसिट भी कम हो रही है एवरी ईयर। आई वुड से दीज आर गुड बिल्डिंग ब्लॉक्स। यहाँ पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है अभी। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा वैल्यूएशंस के बारे में। वही करेक्शन हो गया क्या वैल्यूएशन का कंपेयर टू जो अर्निंग क्वालिटी अभी दिख रही है? सारे बड़े बैंकों ने मोटा अच्छे नंबर दिए, कमेंट्री ठीक है, सिवाय एक आध IT को छोड़। तो कॉर्पोरेट इंडिया की हालत वर्सेस वैल्यूएशन जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आपको कोई बैलेंस दिख रहा है या थोड़ा फर्ती हो गए? नहीं, कॉर्पोरेट इंडिया का बैलेंस शीट तो बहुत ही अच्छा था। अगर क्वेश्चन मार्क था, सवाल था, तो ये है कि हम जो वैल्यू दे रहे थे वो थोड़ा ज़्यादा था। कॉर्पोरेट इंडिया तो अच्छा ही कर रही है। अगर आप उनका लेवरेज देखें, उनका जो डेट है उनके बैलेंस शीट में देखें, वो कंटिन्यूसली कम ही हो रही है। वो अपना जो है लोन्स रीपे कर रहे हैं, उनके कैश फ्लोज बढ़ रहे हैं। हम जो ट्रैक करते हैं प्रॉफिट टू जीडीपी, जो हमारी पीक थी 2007 में, अभी शायद हम बहुत उसके पास आ गए हैं। प्रॉफिट टू जीडीपी अभी ऑलरेडी 5 के आसपास पहुंच गई। उस समय शायद हम 7% पे थे। एक और साल हम शायद उधर पहुंच जाएं। तो ये दिखा रही है कि हमारी कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट इंडिया बहुत ही अभी हेल्दी है। और गवर्नमेंट ने जितने भी बेनिफिट्स दिए हैं, इससे जो एक केपेक्स का बूम आ रहा है, ऑलरेडी काफ़ी अनाउंस हुआ है। और ये केपेक्स जो है थोड़ा स्लो ही रहता है, इसको दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप अनाउंस करने के बाद बाय द टाइम आप लैंड एक्वायर करें और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर डालें, तो इसमें 2 साल का गैप दिखता है। तो हमें लग रहा है कि 18 महीने में ये कैपेक्स बूम भी आपको नजर आने लगेगा। तो कैपेक्स की बात करें तो 2 कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स
पे फोकस जाता है, एक कैपिटल गुड्स, दूसरा इंफ्रा रिलेटेड। कैपिटल गुड्स में कमिंस ने ग्लोबली अपनी गाइडेंस बढ़ाई और यहाँ एबीबी सीमेंस भी अच्छा ही काम कर रहे हैं, बट वो महंगे हैं, वो सस्ते होते नहीं हैं। और इंफ्रा में स्टॉक्स अभी भी इतने छोटे हैं, माइक्रो कैप या फिर मिड कैप एट बेस्ट, तो आप इसमें कैसे स्टॉक पिकिंग करेंगे? तो इसमें बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक है। आपने जैसे बताया कुछ स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। इंफ्रा में थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इशू आ जाता है, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। पर इतना मैं बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है इस पे स्पेंडिंग की, जैसे उन्होंने बजट में 30% के ऊपर का एलोकेशन बढ़ाया, 10 लाख करोड़ के ऊपर। और हमारी जो भी ग्राउंड में हम कंपनी से मिलते हैं, द फीडबैक जो हमें मिल रहा है कि ये आराम से स्पेंड करेंगे, क्योंकि इसमें से जो 10 लाख से में शायद 2 से 2.5 लाख जो है 2.5 लाख करोड़ वो रेलवे में स्पेंड कर रहे हैं। और तो अगर आप रेलवे के स्टॉक्स देखें तो उनमें काफ़ी बढ़ावट आई है। तो ये एक्चुअली स्पेंड होगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी जो है काफ़ी पाइपलाइन में उन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स आईटी में भी आपको लगता है ट्राई करना चाहिए कि घट गया है तो लोगों को इच्छा हो रही है, ये आपको कॉशियस ही रहना सही रहेगा? तो आईटी में हमारी इंटरनली भी विद इन द फर्म हमारी कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंट व्यूज़ हैं। मेरा खुद का मानना है कि आईटी में शायद जनरेटिव एआई के कारण थोड़ा डिसरप्शन आ रहा है, विच इज़ कोडर्स का जो काम है वो बहुत आसान हो गया है जनरेटिव एआई से। मैं किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि कोडर्स जो पहले 10 जन काम करते थे, अब 1 जन आधे टाइम में वो पूरा काम कर सकता है, क्योंकि जनरेटिव एआई में ये पूरी सुविधा आ गई है। अभी पिछले 15 या 1 महीने पहले अमेज़ॉन ने खुद का एक जनरेटिव एआई लॉन्च किया है, उसको बोला है कोड विस्पर। ये कोडर्स के लिए है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली कोडर्स के लिए जनरेटिव एआई लगाया है। तो ये हो सकता है कि ये इसमें जो है एक बड़ा डिस्ट्रप्शन आ सकता है। अब ये कैसे प्ले आउट होएगा, तो इससे अच्छा कॉशियस ही रहना था, जरूरी नहीं है आपको हर बॉल खेलनी है। यही आप बॉल छोड़ दीजिए, आपको नहीं समझ में आ रही है। मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, तो जहां लग रहा है कि ग्राउंड में ट्रिकी पिच है और ओवरहेड कंडीशंस भी अच्छे नहीं है, तो जितना बॉल छोड़े उतना अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि फार्मा में इंटरेस्ट आ रहा है आपको? कई सालों के बाद थोड़ा मूवमेंट आया है वहाँ पे। तो फार्मा बहुत स्टॉक डोमेस्टिक है। फार्मा, हाँ, आप अगर देखें फार्मा में, आप निफ्टी के फार्मा देख लीजिए, टॉप 3 में एक फार्मा स्टॉक है और बॉटम 3 में भी एक फार्मा स्टॉक है। बिल्कुल। तो ये जो है बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक है। नहीं, तो इसमें स्टोरी तो है ही, फार्मा में स्टोरी तो है ही, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स करेक्ट भी हुए हैं जी। तो स्टॉक स्पेसिफिक इसमें है, पर यही है कि जो एक पहले पूरी फार्मा की स्टोरी, मतलब सारे फार्मा चलते थे, हाँ वैसे नहीं है, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है, पर इसमें अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी है। आपने लास्ट टाइम मिड कैप स्मॉल कैप बैंक्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था और वाकई में रिफ्लेक्ट हो रहा था नंबर्स में। इनफैक्ट हम में से कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये तो पेनी स्टॉक है, पता नहीं, बट एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहाँ पे कुछ मिड साइज बैंक्स में आपको इंटरेस्ट अभी भी है? नहीं, मिड साइज बैंक्स में भी हमें इंटरेस्ट है। एक्चुअली इसका जो है टोटली एक मैक्रो के कारण बेनिफिट मिल रहा है। एक तो सारे बैंकों ने जो है प्रोविजन बहुत बढ़ाई कोविड के समय और कोविड के पहले भी, और उसके ऊपर क्या हुआ है कि जो रिटेल क्रेडिट जो लोग दे रहे हैं, जो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो या हाउसिंग लोन हो, उसमें जनरली जो हम एनपीए देखते हैं उससे बहुत कम एनपीए आ रही है। तो ये छोटे बैंक्स भी जिन्होंने हमें गाइडेंस दिया था कि मान लीजिए कि हम हमारे 1% या 1.5% का क्रेडिट कॉस्ट आएगा, उनको उतना भी नहीं आ रहा है, तो उनके प्रॉफिट जो है सब्सटेंशियली बढ़ रहे हैं क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा और 1 साल तो मुझे क्लियर रनवे दिख रहा है। पर छोटे बैंक्स में यही है कि अगर कोई एक बड़ा लोन दिया, जैसे अभी रिसेंटली सुनने में आया कोई एयरलाइन का इशू आया है, तो ये सब आपको लैंडमाइन से जरा संभल के रहना पड़ेगा। बट जनरली इफ आई से बैंक्स इन जनरल आर लुकिंग वेरी गुड। लार्ज बैंक्स तो अच्छे ही लग रहे हैं, छोटे में भी काफी अपॉर्चुनिटी। एमएफआईज के बारे में आपका क्या व्यू है? एनबीएफसीज और एमएफआईज, वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ। मेरी जनरल व्यू है कि एमएफआई में ये आप बॉटम ऑफ द पिरामिड को आप अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, तो रिस्क पड़ जाता है। हाँ, तो इसमें बहुत ही रिस्की है। और जो सबसे बड़ा एमएफआई बैंक है उसकी बिहेवियर जनरली अगर हम बात करें लोगों से, वो बहुत एग्रेसिव रहा है, तो उसके एग्रेशन के कारण बाकियों को भी उसकी जो है हानि भुगतान भरनी पड़ी है। रहती। तो
I am generally cautious about MFIs, but MFIs में बहुत अच्छे MFIs भी हैं, बट मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ कि मैं MFIs और NBFC में भी मेरा यही व्यू है कि जो उनका रेगुलेटरी आर्बिट्राज था वो चला और भी जा रहा है। तो RBI जो है उनको नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो अगर ओवरऑल अगर अपॉर्चुनिटी है तो मैं बैंक्स में बेटर ऑफ हूँ। इसमें क्यों करूँ कि नया रेगुलेशन आ गया फिर मेरे को उसमें प्रॉब्लम आई। अभी आप क्या रिसर्च कर रहे हैं नए सेक्टर्स में या कुछ अपॉर्चुनिटीज में, कुछ मीडिया में बीटन डाउन नेम्स? तो यही है, जैसे आपने बोला मीडिया स्टॉक्स जो है काफ़ी बीटन डाउन है, तो ये अपॉर्चुनिटी लगती है। ऐसा नहीं है कि उनका जो एड ग्रोथ है बहुत स्ट्रांग आने वाला है, बट उनकी वैल्यूएशन जो है ऑल टाइम लो पे चल रही है और ये सब के ब्रांड हैं। तो समटाइम्स आपको पेशेंटली कुछ एमएनसी बन सकते हैं। तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो हम पेशेंटली इस पे वेट करेंगे। जैसे हमने कहा कि ये हम इस सेक्टर पे हम ध्यान दे रहे हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि आपको कल ही ये 20% 25% बढ़ जाए। हो सकता है कि 2 साल कुछ ना करें, लेकिन लग रहा है कि इनमें वैल्यू बहुत अभी है। ऑटो एंसिलरी, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है? ऑटो सेलेक्ट, टू व्हीलर्स मैं जनरली अवॉइड करूंगा अनलेस आप अगर हायर ब्रांड पे हायर सीसी पे जाएं, क्योंकि हमारी एक के शेप रिकवरी आ रही है। सही बात है। तो इसमें क्या है, जो लोअर एंड ऑफ द टू व्हीलर है वो स्ट्रगल कर रही है। और पैसेंजर व्हीकल्स आर मच बेटर। वहाँ अपॉर्चुनिटी तो ज़्यादा है नहीं, एक दो ही अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर। कमर्शियल व्हीकल्स अभी अच्छा कर रही हैं, तो दैट इज़ एंड अगर गवर्नमेंट की इंफ्रा स्पेंडिंग कंटिन्यू रही तो कमर्शियल व्हीकल्स जो है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। एंड रिलेटेड आपकी जो एंसिलरीज हैं वो बेनिफिट में आए। इनफैक्ट आपको जानकारी हैरानी हुई कि हमारे कोलीग ने एक स्टोरी ब्रेक की अभी भी कि मारुति ने अपने 100 टॉप वेंडर्स को दुबई में काफ़ी हाई ग्रोथ का प्रोडक्शन टारगेट्स की बात की है। जो मुझे हैरानी हुई कि अभी 8-10 महीने पहले हम प्रोडक्शन कट्स की बात कर रहे थे, यहाँ प्रोडक्शन ग्रोथ, तो रिवर्सल तो आ गया है। ऑफ कोर्स पैसेंजर व्हीकल, प्रीमियम पैसेंजर व्हीकल में तो वही आप प्रीमियमाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप कंपनीज देखें वो भी अपना जो टिल्ट कर रहे हैं, जो पहले हम छोटे साइज़ की गाड़ियाँ बनाते थे, अब SUVs और मिड साइज़ एंड प्रीमियम की गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं। तो ये हमारी जैसे पर कैपिटा बढ़ती है, अभी हम $2,500 पे हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि 5 साल में हम 4,000 के आसपास पहुँचे, तो ये प्रीमियमाइजेशन और बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना होगा कि आप कौन से स्टॉक लेते हैं। बट इसमें एक प्रीमियम कार रिटेलर भी अब लिस्ट हो गया है। तो वो उसको भी ये बेनिफिट मिल सकता है। देखिए के शेप में सारे जो भी प्रीमियम, आप हाई स्ट्रीट भी देख लें, कोई जो फैशन हाई स्ट्रीट के चीज़ बेच रहे हैं उनकी सेल्स बहुत अच्छी है। जो मिड और लोअर एंड पे हैं उनकी सेम स्टोर सेल्स आप चेक करिए तो बहुत ऑर्डिनरी चल रही है। हो सकता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्लोजर टू इलेक्शन और अगर अच्छी मानसून रही तो ये चेंज हो सकता है, पर अभी हम ऑन द ग्राउंड भी जो भी मैंने फीडबैक लिया है स्लो ही चल रहा है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रूरल एरियाज़ में, स्मॉलर टाउन्स में थोड़ा कम ही चल रहा है। अच्छा, ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनी ने, वहाँ कोई वैल्यू है आपको दिख रही है? क्योंकि बहुत प्रॉमिस था, परफॉर्म नहीं हो पाया, कभी रेगुलेटरी हिट, कभी कुछ। तो मैं एक्चुअली बेर रहा हूँ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सालों से, और मेरी यही एक पॉइंट थी कि ये जो कंपनीज हैं ये टैक्स आर्बिट्राज पे खेल रही हैं। तो इनका जो है सारा प्रोडक्ट जो है टैक्स फ्री था। अभी हमने देख लिया गवर्नमेंट का रुख, जैसे उन्होंने डेट म्यूचुअल फंड को सडनली क्लैम्प डाउन कर दिया, उनके सारे टैक्स बेनिफिट्स निकाल दिए। ये बजट में हमने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस की भी कुछ हद तक उनकी टैक्स बेनिफिट्स हटा दिए। मुझे लगता है कि इवेंचुअली आज नहीं तो कल सारे टैक्स बेनिफिट्स निकल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि हम सेविंग्स प्रोडक्ट पे टैक्स आर्बिट्राज नहीं करने देंगे। तो एक साथ करने की जगह उन्होंने अलाउ किया है कंपनीज को कि वो अपनी बिजनेस मॉडल चेंज करें। पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोटेक्शन बहुत कम बेचती हैं, वो सेविंग्स प्रोडक्ट ज़्यादा बेचती हैं। सही बात है। इसके लिए मुझे ये कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल ही पसंद नहीं है। फ्लॉड था। आप जिस दिन प्रोटेक्शन बेचना शुरू करेंगे तब आपको हम असेस करेंगे। अगर आपका प्रोटेक्शन 40 से 50% ऑफ योर न्यू बिजनेस प्रीमियम है तो मैं देखने को तैयार हूँ। ये मेरी पर्सनल व्यू है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट ये मैं ऐसा देखता हूँ कि अपनी प्रोटेक्शन जो है डोमिनेंट होनी चाहिए
क्योंकि इंश्योरेंस जो है पुश प्रोडक्ट है, कोई जी हाँ, जाके खरीदता नहीं है। इसी के ऊपर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDSLs ऑफ द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी बैक्ड ब्रोकरेजेस की बात करें हम, ज़रूरत है तो लिस्टेड नहीं है लेकिन एंजल वन और बहुत सारी AMCs और वेल्थ मैनेजर्स भी लिस्टेड हैं, वो भी अपने सिक्लिकल लोज पे मिल रहे हैं क्योंकि 18 महीने से बाजार कहीं गया नहीं। क्या वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है? देखिए अपॉर्चुनिटी तो है उसमें, क्योंकि ये कैश फ्लो बेस्ड बिजनेसेस हैं। खाली एक सवाल जो बहुत बड़ा रहता है स्पेशली फॉर AMCs कि ये रेगुलेटरी चेंज क्या आने वाली है। अगर रेगुलेटरी चेंज 3-4 तरह की रेगुलेटरी चेंज की आ रही है बातें, अगर सारी चीज़ें आती हैं तो बहुत बड़ा धक्का हो सकता है। अब मान लीजिए कि इसमें 1-2 आए और एक सेबी ने रेगुलेटरी चेंज नहीं किया तो शायद उनको बेटर है। अगर आप देखें कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ की थी 4 साल पहले, अभी ऑलमोस्ट 30-40 लाख करोड़ की हो गई इंडस्ट्री, लेकिन स्टॉक्स वहीं पर नहीं है, जहाँ पर थे वहीं पर, इनफैक्ट कुछ तो नीचे हैं। तो आपके एसेट ग्रोथ बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है कम हो रही है। फाइनली जो है मार्केट प्रॉफिट के ऊपर देता है रिटर्न, तो ये एक उनके ऊपर ओवरहैंग है। मुझे लग रहा है ये ओवरहैंग निकल जाएगा तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बात वही आ गई कि आप इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स में रहें, बैंक्स, कैपेक्स, इंफ्रा, और काफी हद तक गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखें। जहां डिफेंस पे एलोकेशन बढ़ रहा है तो डिफेंस ले, और रेलवे बढ़ रहा है तो रेलवे ले। वो सेफ तरीका है पैसा बनाने का। आपने सही बोला। ये डोमेस्टिक में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लग रही है और मार्केट चॉपी रहेगी, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स में आपको रिटर्न अच्छे बन सकते हैं। राइट श्रीधर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइक ऑलवेज गाइस।